डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अब और वीडियो में पिछले क्लास में देख रहे हैं, हम लोग का एक सेशन चल रहा है पॉलिटी का। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है सीमित समय में सफलता का आसान तरीका। तो आप 1000 प्रश्न का जैसे हम डिस्कशन करा रहे हैं, लिखा हुआ फुल डिस्कशन, तो उसका ये सब ऑनलाइन है, ये आप जुड़ सकते हैं। या फिर फाउंडेशन बैच है, तो इसमें तो सब आपको PDF मिलेगा वगैरह, तो इसमें भी है। और इसी कड़ी में तो बाद की बात है, ये तो चलेगा ही। अभी तत्काल इसी करीब में 10 से ज़्यादा 10 प्रश्नों का सेट बनाया है, जिसमें आपको 1-2 मिल गया है, और तीसरा या चौथा जैसे है करते रहेंगे। ये एडिशनल है, और देखते चलिए आगे क्या क्या हो रहा है। सो और उस कड़ी में आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की भूमिका, इंट्रोडक्शन और नक्सल के रूप में प्रीएम्बल है। ये अपने आप में एक पिछले वीडियो में हमने किया है कि हर संविधान का एक प्रस्तावना होता है, जिसको उद्देश्य का भी कहा जाता है। प्रस्तावना कुछ नहीं है, एक परिचय है, नटसिल है, संक्षिप्त रूप है, यही कहे। हर संविधान का एक होता है, तो उसमें वो बताया है, जिसमें लिखा हुआ है जिस संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार का स्वरूप, संविधान के स्रोत, सारा चीज़ इसमें, ये अपने आप में क्वेश्चन है, पहले ही लिख दिए हैं। और ये सारा चीज़ किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। लेकिन ये प्रीएम्बल का भाषा अभी तो आपको नया लगेगा, लेकिन अगर प्रीएम्बल की भाषा की बात की जाए, लैंग्वेज, तो ये जो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अभी इसके लिए चिंता न कीजिएगा, ये सब जो हम पूरा जब चैप्टर पढ़िएगा फाउंडेशन, तो उसमें सब और चर्चा करें, लेकिन लिख दिए हैं। ठीक है ना। कनाडा से फेडरल संघीय व्यवस्था लगा, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, आयरलैंड से डायरेक्टिव नीति निदेशक, तो ये सब कुछ है थोड़े ही, ये सब तो हंसते खेलते, मतलब जो डीप स्टडी, डीप इसको क्या कहेंगे, जो ज़रूरत है वो सब पढ़ेंगे। तो इसमें आपको लिख दिए हैं, और देखते हैं जो और क्वेश्चन क्या है आपका। हाँ, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसी को इतना इसमें संशोधन किया गया है, से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। सब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हिंदी में आप लघु संविधान, क्वेश्चन लिख दिए हैं, लघु संविधान माने किस संविधान संशोधन को मिनी लघु संविधान, तो 42nd अमेंडमेंट 1976 को। अब उसमें पूछ रहा है जो प्रीएम्बल में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। ठीक है, तो कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया, तो ये जिसको यूनिटी इंग्लिश में बोलता है, हो गया ये सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, समाजवाद, हो गया। ये जो है से इंटेग्रिटी है। तो ये तो पिछले वीडियो में भी बताए हैं, ऐसा क्वेश्चन शायद था या ना था, क्वेश्चन के अनुसार नहीं चलते। आपको जो पढ़ना है वो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, जो परीक्षा में आता है वो, जहाँ पर परेशानी होती है वो सब पर हम जोड़ देते हैं। तो यूनिटी इंटेग्रिटी में क्या अंतर है, तो जब देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय इतना सारा मतलब विभेद हमारे में भी, अल्टीमेट गोल हम लोग का एक ही उद्देश्य था, जो अंग्रेज को देश से बाहर कर देना है। ठीक है, तो उस समय संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों, तो समकालीन इंडियन सोसाइटी में जो सब जरूरत थी उसके अनुसार किया गया। लेकिन देखा गया आगे भी तो इसको संविधान संशोधन का भी स्कोप नहीं संविधान निर्माताओं ने छोड़ा होता तो क्या होता। अभी के जरूरत के हिसाब से हम क्या करना, नया कानून नहीं बनाते, उसमें कुछ बहुत सारा ओमिट भी कर दिया गया है। तो संशोधन का मतलब यही है लचीलापन, उसमें जरूरत होगी तो उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो उस समय एकता और अखंडता में ही बात होती है। ये देश मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा तभी जब उसमें इंटेग्रिटी हो, केवल यूनिटी से नहीं। तो यूनिटी का मतलब होता अपनों,
अपनों में, जैसे अब जेंडर पर लेते हैं तो सब में परिवार को अगर आपको मजबूत रखना, स्थायी रखना है, तो मेल फीमेल में, जिसको जेंडर डिस्पैरिटी कहते हैं, लड़का लड़की में, पुरुष महिला में अंतर नहीं करना पड़ेगा आपको, उसमें विभेद, जेंडर डिस्पैरिटी नहीं होगा, हो गया। जाति व्यवस्था से आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, क्षेत्र व्यवस्था से। तो स्ट्रॉन्ग नेशन जो होगा, मजबूत राष्ट्र तभी होगा, केवल यूनिटी से नहीं, बस इंटेग्रिटी की भी जरूरत होगी। तो इंटेग्रिटी का मतलब अपने से बाहर, जैसे जाति है तो ये सारी, मतलब आप अपने जाति में सब एक हैं तो इससे समाज मजबूत नहीं हो, दूसरे जाति वाला को भी आप अपने साथ रखिएगा तब समाज मजबूत होगा, दूसरे धर्म वाले का भी। उत्तर भारत दक्षिण भारत की बात है, उत्तर भारत के सब एक ले, दक्षिण भारत दूसरे जगह है। 1857 का विद्रोह इससे भी असफल हो गया था कि जैसे देसी रियासत के राजकुमार साथ नहीं दिए थे। तो जब जाएगा चैप्टर तो जो बातें हैं सब कुछ, जितना इतिहास में बहुत इंटरेस्टेड भी है, परीक्षा में भी सबसे ज़्यादा इतिहास से भी प्रश्न रहते हैं, तो धीरे धीरे तो होगा, एक दूसरे को हम लोग समझेंगे, आप भी क्या चाहते हैं, आपका कितना स्तर है, क्या क्या कौन सा परीक्षा कहाँ परेशानी हो, तो हम धीरे धीरे करेंगे। तो यूनिटी का मतलब होता है अपनों को एक साथ रखना, और इंटेग्रिटी का बहुत हमें दूसरे भी, चाहे वो दूसरा जाति हो, संप्रदाय हो, दूसरा क्षेत्र हो, दूसरी भाषा हो, दूसरी संस्कृति हो, दूसरा पहनावा हो। तो ये स्ट्रॉन्ग नेशन जो, इसको मजबूत राष्ट्र तभी होगा, केवल यूनिटी से नहीं, मतलब कि इंटेग्रिटी। इसीलिए जो कह रहा है कि यूनिटी तो पहले से था ही, लेकिन इंटेग्रिटी शब्द जो है, अखंडता, जोड़ा गया, समझ रहे हैं ना। तो ये तो सब जोड़ा ही गया था, ये नहीं था, ये तो पहले से था ही। बड़ा उल्टा का क्वेश्चन हम आपसे बना दिए, समझ रहे हैं ना। ये तो है समाजवाद का क्या मतलब, पंतरिक्ष में का मतलब इंडिया इज सेकुलर स्टेट, इट रेफर्स टू, इट इम्प्लाइज दैट कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट किसी प्रकार के धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, किसी खास धर्म को संरक्षण नहीं देगा। जब ये सब पढ़ेंगे मौलिक अधिकार तो उसमें चर्चा करेंगे। संविधान के प्रस्तावना में प्रमुख तत्व के अंतर्गत आने वाले संविधान के शामिल गणराज्य का क्या मतलब, तात्पर्य होता है। रिपब्लिक वहाँ लिख दिए, इसका आंसर ये होगा, समझे। डेमोक्रेटिक तो है, जैसे सब क्वेश्चन जब पूछेंगे क्या पढ़ेंगे, जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा तो कहेगा से स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन, राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र। गणतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, राजेंद्र। लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले, राजेंद्र बाबू, ठीक है ना। हमने संविधान में ऐसा नहीं है जो एक से अधिक बार, लेकिन अभी तक की परंपरा रही है, समझ रहे हैं ना, कन्वेंशन, परंपरा रही है, ऐसे नहीं से एक से अधिक बार। जैसे कलाम साहब को आया था तो उन्होंने कहा जो ठीक है, हमको आप बेहतर मानते हैं, लेकिन मेरे कारण देश की परंपरा नहीं टूटनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि गणराज्य का मतलब होता है, अच्छा फिर कह रहा है राष्ट्राध्यक्ष, तो इसको ऐसे समझ लें, राष्ट्राध्यक्ष दैट इज प्रेसिडेंट, द हेड ऑफ द स्टेट मस्ट बी एन इलेक्टेड पर्सन, नाइदर नॉमिनेटेड नॉर हेरेडिटरी, टर्म्ड एज रिपब्लिक। तो इसको दूसरा जगह का भी क्वेश्चन करते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गणतंत्र भारत का तो भी, लेकिन लगातार 2 बार बनते यहाँ तक सही है, लेकिन लगातार वो गणतंत्र भारत के नहीं, एक बार स्वतंत्र भारत के, एक गणतंत्र भारत के हैं। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ तो उसमें राजेंद्र बाबू को नॉमिनेट कर यही राष्ट्रपति होंगे, उसका कोई चुनाव नहीं हुआ था, समझे, इलेक्टेड नहीं थे, नॉमिनेटेड थे। तो गणतंत्र भारत का तो एक ही बार, स्वतंत्र भारत का एक ही, लगातार कहेगा 2 बार, लेकिन एक बार स्वतंत्र भारत, एक गणतंत्र भारत। तो गणतंत्र का मतलब होता है कि राष्ट्राध्यक्ष, तो राष्ट्राध्यक्ष भारत के संदर्भ में कौन है, प्रेसिडेंट, और न तो नामित हो और न ही वंशानुगत हो। अभी नरेंद्र मोदी कौन है, सरकाराध्यक्ष, सरकार के मुखिया हैं, और द्रौपदी मुर्मू जो है सो राष्ट्राध्यक्ष हैं, समझे। द हेड ऑफ द स्टेट, द हेड ऑफ द स्टेट दैट इज प्रेसिडेंट मस्ट बी एन इलेक्टेड पर्सन, वो निश्चित रूप से निर्वाचित हो, नाइदर नॉमिनेटेड, किसी के द्वारा नामित नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और न ही हेरेडिटरी, अनुवंशिक। अगर अनुवंशिक होता तो द्रौपदी मुर्मू का जो भी किथरिकिन जो होता
बेटा बेटी जो होता से क्या होता, राष्ट्रपति बन जाए। इसके पहले जो थे वो बन जाते। तो गण रिपब्लिक का यही मतलब होता है। हेड ऑफ, इसका मतलब हुआ हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब भी बिहार नहीं है। वेनेवर वेयरएवर, जब कभी हम इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कंसीडर करते हैं तो इंडिया इंटरटेन कंसीडर एज ए स्टेट। समझ गए। जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी देश को देखा जाता है तो राज्य कहा जाता है। तो हेड ऑफ द स्टेट दैट इज इंडिया। हेड ऑफ द स्टेट मस्ट बी एन elected person, neither nominated nor hereditary। रिपब्लिक का ये मतलब होता है। राजेंद्र बाबू लगातार 2 बार बने, बार बार बोल रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, ये सब आया क्वेश्चन है, माने जल्दीबाजी में उस समय टेंस रहते हैं एग्जाम हॉल में। अभिनव टीचर के रूप में आपसे बात करते हैं, हम ही हॉल में बैठा तो हो सकता है स्लिप करके चल जाएंगे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, गणतंत्र भारत के प्रथम लगातार 2, लेकिन लगातार न वो गणतंत्र के हैं न स्वतंत्र के। एक बार स्वतंत्र के, गणतंत्र, इसलिए के चुनाव बाद में होती है। उस समय तो संविधान सभा उनको नॉमिनेट कर दिया था, समझे। देश पर तो और बातें हम करेंगे, लेकिन सीधा जो क्वेश्चन है कि हेड ऑफ द स्टेट दैट इज प्रेसिडेंट का क्या होता है, वो चुना हुआ व्यक्ति होता है। आप जानते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता, क्या होता तो सब आ ही रहा है। और ये लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक तो है, डेमोक्रेटिक तो है, लेकिन रिपब्लिकन जो हुआ जाके आगे हुआ। संविधान का भी तो यही जब तक कितनी बार, एक बार कब, वही 42nd अमेंडमेंट। नाइनटीन 76। तो वही तो प्रस्ताव आपने अभी जो बोले हैं, समाजवाद, लोकतंत्र, समाजवाद और क्या क्या था, पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है। अभी आपको कॉमन लगेगा। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में अंतर है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में सेकुलर लिखा रहता है। लेकिन पंथ और धर्म में अंतर, एक धर्म में अनेक पंथ होते हैं, समझे। तो पंथ निरपेक्ष ज़्यादा प्रॉपर वर्ड है। ऐसा नहीं है 2 धर्मों के बीच में हम लोग का जो होता है विरोधाभास, लड़ाई होता है। एक धर्म में भी लड़ाई हो जाता है, समझे। एक धर्म में कोई कहता है काला टीका करता है, कोई लाल करता है, कोई गेरुआ पहनता है, कोई काला पड़ता है, कोई त्रिशूल लेता है, कोई सिया है, कोई सुन्नी है, कोई कैथोलिक है, कोई प्रोटेस्टेंट है, सब धर्म में है। तो पंथ पर भी परेशानी होती है। तो धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष तो लिखा हुआ हो, तो जैसे जैसे स्टडी कीजिएगा तो धर्म निरपेक्ष से बेहतर लिखा हुआ पंथ निरपेक्ष। एक धर्म में अनेक पंथ हो, धर्म का अंग्रेजी रिलीजन, पंथ का सेक्ट। तो एक रिलीजन में अनेक सेक्ट होते हैं, हो गया। तो ये सब 42nd में उठा, आज उसमें जो जुटा तो अभी वही चर्चा किए थे। तो एक बार कब, तो 1976 में। मूल संविधान के 7वीं अनुसूची, 7वें अनुसूची में डिवीजन ऑफ पावर है, और 7वें अनुसूची ही सब कुछ बोल देते हैं। संघीय व्यवस्था की बात करता है, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था दैट इज फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम की बात करता। संघीय व्यवस्था भारत के संविधान में कहां से लिया गया था, चर्चा पिछले क्लास में हो चुका है, कनाडा से। संघीय व्यवस्था का क्या मतलब होता है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। शक्ति का विभाजन जो है से केंद्र और राज्य के बीच में ही तो संघीय व्यवस्था है। अभी है किसमें, तो एक साथ क्या, 7वीं अनुसूची में। अब फिर कह रहा है कि मूल संविधान, तो मूल संविधान में क्या कह रहा है, समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची में ये था, पिछला भी वीडियो देखिएगा तो दोनों लिख दिए हैं, समझे। वर्तमान में कितना है और उस समय क्या था।
तो उस समय समवर्ती सूची में ये था, ऐसे चलिए ना, ये था उसी समय, ये समवर्ती सूची तो आंसर हो गया। ये था संघ सूची, हो गया। ये जो था राज सूची था। तीनों एक के साथ कर लीजिए। अभी वर्तमान में कहिएगा तो 47 के जगह ये 52 हो गया। ये वर्तमान में सब एक के साथ कीजिए ना। ये 97 के जगह पर क्या हो गया है, 100 हो गया है। ये 66 के जगह पर 61 हो गया। क्या है, इसे सारा क्वेश्चन कर दिए हैं। और देखिए आपके किताब में इसे ज्यादा क्या जानना है कुछ बहुत तो है, लेकिन उसके आपको उतना जरूरत है ना अभी तत्काल इस चीज को। इसके बाद देखिए, यही से देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ था तो कितना, तो उस समय संघ सूची में क्या था 97, वर्तमान में कितना है 100। उस समय राज सूची में कितना था 66, अभी क्या 61। उस समय समवर्ती में क्या था 47, अभी वर्तमान में। संघ सूची समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन कर चुके हैं हम। समवर्ती सूची जो है कहाँ लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सारा चीज एक एक चीज में कर दिए हैं। संविधान 7वीं अनुसूची में क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है। डिवीजन ऑफ पावर ही तो संघीय व्यवस्था है। डिवीजन संघीय व्यवस्था भारत के संविधान में कहाँ से लिया है। एक साथ 10 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। मन शांत करके सुनिए, सामने प्रीवियस क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक जो आपके पास है वो छूट है, आप करते रहिए, सब मिलेगा इसमें। अब देख लीजिए ये क्या आ गया है, देख लीजिए कुछ नहीं है। ये इतिहास का आप लोग अगर बीपीएससी टीआर देना है, ये तत्कालिक शॉर्टकट का ये है। तो कॉमन पेपर जो सब 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 जो देते हैं उन सब के लिए क्वेश्चन, जिसमें इतिहास रहता है, भूगोल रहता है। ये 300 प्लस का जैसे और सब क्वेश्चन डिस्कस करा रहे हैं वही कराएंगे, और कुछ नहीं है। फी तो नाम मात्र का हम रखे हैं, ये सब ऑनलाइन है। जुड़ना चाहिए तो जुड़िएगा। इसका क्लास अभी शुरू नहीं हुआ है, अगले वीक में जो कुछ बच्चे संपर्क में और होगा। तो बच्चे कितने हो रहे हैं वो मेरा समस्या है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। जुड़ना चाहिए तो इसका इन्फॉर्मेशन और कुछ मिलेगा, ऐप में मिलेगा 1-2 दिन के बाद, जैसे आप जुड़ सकते हैं और देखते चलिए। वो तो एक्स्ट्रा चीज़ है। फिर फाउंडेशन कोर्स जो है, कोई सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे 299 लगेगा। चाहे इतिहास पढ़ें, ज्योग्राफी भूगोल पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, इकोनॉमी पढ़ें। साइंस में थोड़ा 3 पार्ट है तो उसमें थोड़ा बहुत कंसीडर करेंगे। और एक भूगोल का मैप का क्लास अलग से चलेगा, जिसमें वर्ल्ड, इंडिया, अब बिहार के परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें उसी में जोड़ देंगे बिहार का। उसका भी 299 फी रहेगा। अभी उस पर जो है सो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा तत्काल। ये सब देखिए 2-4 दिन ही सब चलते रहेगा। अभी संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की ये अपने आप में क्वेश्चन है। 8वीं अनुसूची, जिसके अंतर्गत आरंभ में कितना था, हो गया। वर्तमान में कितना है 22। तो 14 से 15 जो हुआ, 14 से लिखिए, इसमें 1 जुट गया। तो 15वां जो हुआ यहाँ कर देते हैं, 15वां हो गया सिंधी। हम तो जो टच किए ऐसा सेट आपको बनाए हैं जो एक के साथ सारा क्रीम चीज दे दिए हैं। बोले ना पॉलिटी में आपको 10 प्लस सेट मिलेगा, 10-10 क्वेश्चन का डिस्कशन, सब में 4, 5, 7 कहीं ज़्यादा भी आंसर मिल जाएगा। तो आपके पास कितना आंसर हो गया, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है या 5 है तो 500 आंसर क्या करिएगा। इसी से आपका क्रीम चाहिए अगर समझ रहे हैं तब, नहीं तो फाउंडेशन कोर्स में जुड़िएगा। तो सिंधी 15वीं भाषा थी, तो 21st अमेंडमेंट था ये। इतने इसको तो अभी ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन सादा लिख देते हैं। ये 3 गो जुटा, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, हो गया। ये जुट गया आपको 92nd अमेंडमेंट, सॉरी 71st अमेंडमेंट 1992 से ये जुट गया। तो क्या मूल संविधान में पूछ रहा है 14, वर्तमान में 22। तो 14 से 15 कब हुआ,
21वां संविधान संशोधन 1967 के साथ क्या लिखा मिलेगा? कोई किताब आपके इसके ज्यादा क्या लिखा मिल रहा है? पढ़िए जीएस के लिए। तो 1967 में 21वां संविधान सिंधी जुट गया था, इसकी 8वीं अनुसूची में 14 से क्या हो गया 15। फिर जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 गो चीज जुट गया, तो 15 से क्या हो गया 14 से 15 हुआ, +1 जुटा, इसमें +3 हुआ था 18 हो गया। तो नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी इसे जुट गया। आइए 18 से 22 कब हुआ? तो इसमें देखिए संथाली, डोगरी, संथाली, डोगरी, एक है मैथिली, एक मिस माइंड, संथाली, डोगरी, बोडो हो गया। तो ये जो जुटा 92nd अमेंडमेंट 2003 के तरह सारा कुछ इसमें लिख दिए। इसे एक और भी शायद क्वेश्चन होगा जो इससे थोड़ा उल्टा करके डाला हुआ है, हाय वही देख लीजिए। वही तो समझ 8वीं अनुसूची सबसे बाद में कौन नहीं जोड़ा गया, ठीक है ना। तो सबसे अभी क्या पढ़े थे, यही ना पढ़े थे, बोडो, डोगरी, संथाली प्लस मैथिली, ये सबसे बाद में जुटा है, तक नहीं जोड़ा गया। तो ये तो जुटा था उसमें 71वां संविधान देख रहे हैं, बात वही है, इन कैसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिए। न समझे रहिएगा, न शांत से सोचिएगा, न परीक्षा एक शांत मन से नहा के दीजिएगा तो जाके गलती करके चले। पूछ कुछ और रहा है कि सबसे बाद में, तो सबसे बाद में जोड़ा जाएगा तो इसमें से रहता बोडो, डोगरी, संथाली, करा नहीं जोड़ा गया तो छोड़ के, तो मणिपुरी तो जुटा है 71वीं से, 71वीं संविधान संशोधन 1992 के। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, सब क्रीम चीज ले रहे हैं जहाँ का। इतना क्वेश्चन मेरे से जुड़िए, पढ़िए ना पढ़िए वो आपकी मर्जी है, लेकिन इतना क्वेश्चन पर नियंत्रण करके जाइए, या नियंत्रण करके नहीं, कहीं का प्रीवियस चाहे जो क्वेश्चन में देखिए जो क्या नहीं बनता है, और ज़्यादा क्या कहें, अभी तो शुरुआत है, अब पढ़ाएंगे तब चैप्टर वाइज तो छूट गया ये। हाँ, लोकसभा तथा विधानसभा 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कब कर दिया गया था? लीजिए, अभी कहे ना 42वां संविधान में इतना संशोधन हुआ, तो जब आएगा सब संशोधन एक जगह पढ़ाएंगे तो इसको लघु संविधान कहता है। लेकिन फिर आगे चल के ये क्या हो गया, क्वेश्चन जो कर रहा है 5 से 6 वर्ष दोनों का कार्यकाल, इससे फिर हो गया 6 से फिर 5 वर्ष कर दिया गया, दोनों साथ एक के साथ कर दिया गया, हो गया। 61वां संविधान से यही वोटिंग राइट जो है से 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। इसका मतलब समझ रहे हैं? अब बच्चे जो है से बुद्धि विवेक वाले हो जाते 21 वर्ष नहीं 18 वर्ष पर। तो बुद्धि विवेक तो 3-5 करने के लिए हो जाता है, लेकिन हम लोग को ये लोकतंत्र में जो व्यवस्था है उसको समझने हम लोग पूरा जीवन गुजार देते हैं। समझ रहे हैं ना? क्या इशारा मेरा समझ रहे हैं ना? कि सरकार के नज़र में तो हो गया, विज्ञान के नज़र में नहीं। 21 वर्ष में बच्चा जो है अपना लीडर चुनने के लिए उसको बुद्धि 18 वर्ष में हो जाता है। बायोलॉजी के अनुसार तो कुछ और चीज़ है। तो लेकिन क्या होता है से व्यवहारिक में आप देखबे करते हैं, जैसे चुनाव आता है तो हम नागरिक न होकर प्रजा हो जाते हैं। तो वो सब अभी न समझिएगा। 71वां तो अभी लिखे ही थे, 71वां संविधान से ही तो 15 से 18 बना था। लोकसभा तथा संयुक्त ज्वाइंट सेशन का प्रावधान किसमें है? इसमें है। तो एक देख लीजिए, जब कोई विरोधाभास दोनों सदन में हो जाता है, दोनों सदन का मतलब राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा मतलब अपर हाउस, परमानेंट हाउस, समझे ना? परमानेंट हाउस। और लोअर हाउस का मतलब वो परमानेंट था, टेम्पोररी। राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है, लोकसभा का विघटन कभी भी हो सकता है।
तो दोनों सदन में जब पढ़ेंगे, जब हम लोग बिल पढ़ेंगे, एक्ट पढ़ेंगे, पढ़ना ही है, जब पॉलिटी है, तो जब कोई दोनों विरोधाभास हो जाता है ज्वाइंट की, तो ये तो इतना ही, इससे रिलेटेड और भी बात। तो संयुक्त अधिवेशन जो है समकालीन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ये ख्याल रखिएगा, अपने आप में क्वेश्चन कर देते हैं। राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, हो गया, बुलाया जाता है। लेकिन इसमें जोड़ देते हैं प्रेसाइडेड ओवर बाय ए स्पीकर ऑफ लोअर हाउस, लोकसभा। लेकिन अध्यक्षता जो करते हैं, अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, अध्यक्ष करता है। बहुत कुछ कर दिए हैं। और 100 ये है, 101 इसका तो आंसर है। 110 में जो है मनी बिल है, जिसको धन विधेयक कहते हैं। मनी बिल केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ये ख्याल रखिएगा अनुच्छेद के। और मनी बिल पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है पहले, तभी पेश। वो सब क्या क्या बोले। ये 112 में जिसको आप बजट कहते हैं, इसको एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, आज यही कॉमनली नोन एज बजट। सारा कुछ कर दिए हैं। आइए 120 में है कि लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, संसद में कौन सी भाषा का उपयोग होगा। जैसे मान लिया कि हिंदी अंग्रेजी तो है भाषा, हम उड़िया जानते हैं, संताली हम जानते हैं, तमिल जानते हैं, तेलुगु जानते हैं। आप वहाँ के प्रतिनिधि है तो क्या अपनी बात हम नहीं रख सकते? रख सकते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष को ये आपको नोटिस देना पड़ा, कहना पड़ेगा जे महोदय से हम अपनी बात अपनी क्षेत्रीय भाषा में हम कहना चाहते हैं। तो या तो लोकसभा अध्यक्ष, समकालीन लोकसभा अध्यक्ष समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो इंटरप्रेटर रहेगा, अपनी बात आप रख सकते हैं। नहीं तो ये तो बहुत ऊपर की बात है कि आप नहीं देखते हैं केस मेरे ऊपर चल रहा है, केस आपके ऊपर चल रहा है। जज साहब क्या कहे से हमको कुछ पते नहीं है, हम कहाँ अभियुक्त है, वकील साहब समझा दिए। इसलिए कि अंग्रेजी हमको बोलने नहीं आता है, अंग्रेजी में बहस करने नहीं आता है। ये कैसी न्याय व्यवस्था है भाई, कैसी न्याय व्यवस्था है? कल ही तो आया है जब कोई डॉक्टर जो है से अस्पष्ट नहीं लिख सकते हैं, आया है ना। अब उसकी जांच होगी, जो कुछ लिख देता, जो मन में आता है से लिख देता है, पते नहीं लगता पेशेंट को जो कौन दवाई है, बीच का बिचौलिया का। तो वैसे ही न्याय व्यवस्था में क्या हम कहाँ गलती कर दिए, कहाँ हमको दोषी ठहराया गया, हमको कुछ पता नहीं। वो बात हमारे वकील साहब जो समझाते हैं, ले उल्टा पलटा समझा कर ले, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। तो न्याय जो हमारी भाषा में होना चाहिए, जो हम समझे, जो हमने कहाँ गलती की, हमको ये सजा मिला है। तो जस्टिस कुछ और दे देते हैं, जज कुछ, वकील हमको कुछ और बता देता है, और जो एजेंट है कुछ और बता, हम तो वहाँ को वहाँ रहते हैं। ये कैसी व्यवस्था है भाई? तो यहाँ वही चीज किया कि न्याय में क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? जिसको अंग्रेजी नहीं पढ़ने आएगा डॉक्टर ना बनेगा, पेशेंट तो हिंदी वाला है। तो ये तो बहुत वो हमारे आपके, लेकिन सोचना हम लोग के लिए ही ना है। शिक्षा का मतलब खाली नौकरी, थोड़ी नौकरी लेकर बस नौकरी हो जाएगा तो पैसा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा। तो ये थोड़ा धीरे धीरे हम लोग जुड़ रहे हैं। तो बहुत कुछ कह दिए हैं। एक नहीं, संयुक्त अधिवेशन की बात कब होती है? जब संसद के दोनों सदन या लोकसभा राज्यसभा में कोई बिल पर विरोधाभास दोनों में नहीं होता है, तो ज्वाइंट सेशन की बात होती है। तो बुलाते हैं राष्ट्रपति, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन दोनों का अध्यक्षता जो करते हैं समकालीन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये 108 में है। कौन कौन जगह अभी तक हुआ ज्वाइंट
सेशन की जरूरत हो तो हम लिखाएंगे, अभी तो शुरुआत है, कितना कहें, हम तो और भी कर देंगे, लेकिन उबन होने लगा, अब जगह नहीं बचता कुछ लिखने के लिए। फिर अनुच्छेद 100 मनी बिल, धन विधेयक। कौन विधेयक? विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। सब हम क्वेश्चन में बोल रहे हैं। और धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा को 14 दिन से ज्यादा रोकेगा तो वो अपने आप पास माना जाएगा। हो गया। धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किया जाता है, जिसको एसेंट ऑफ बिल कहता है। अनुच्छेद 111 में वो अगर कुछ नहीं तो पहले से तो उनको पास करना ही है। सभी पढ़ेंगे हम लोग। अनुच्छेद 112 एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन तो संविधान तय के वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसका कॉमन वर्ड है बजट। बजट मीन्स क्या? आय व्यय का ब्यौरा, सारा कुछ। एक बार आपको 5-7 क्वेश्चन कर। अनुच्छेद 120 में है कि लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, संसद में कौन भाषा का उपयोग किया जाएगा ये लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। अगर कोई ऐसा प्रतिनिधि एमपी जो है जो हिंदी नहीं जानते, अंग्रेजी नहीं जानते, तो प्रतिनिधि तो हैं तेलुगु के, तमिल के, उड़िया के, तो क्या वो तो वहाँ का उतना लोगों का प्रतिनिधि है, तो वो अपनी बात, उनकी समस्या वो समझेंगे, तो कैसे रख पाएंगे। तो समकालीन लोकसभा अध्यक्ष अगर उस भाषा को वो आग्रह करेंगे जे महोदय हम हिंदी इंग्लिश में नहीं अपनी बात रख सकते हैं, तो हमको अनुमति दिया जाए। तो अगर समझ रहे हैं तो कहेंगे ठीक है, और नहीं तो इंटरप्रेटर रहेगा, वो क्या कह रहे हैं से इनको सुनाया जाएगा और उधर क्या होगा। तो यही 120 में है। ये सब देखिए किताब में स्टैंडर्ड मिलाकर जो क्या क्या सब कुछ है। संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह, ये अपने आप में क्वेश्चन है। 6 माह से अधिक न होगा। 3 गो सत्र होता है, जानबे करते हैं, बजट सत्र, मानसून, शीतकालीन सत्र। उसमें कौन बड़ा है चाहिए, जिसका उल्लेख संविधान के कौन अनुच्छेद में? इसमें है। हो गया, अनुच्छेद इसमें है। इसी में और कुछ है, इसमें जो है स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट है, संसद का संरचना अनुच्छेद 79 में है। तो ऐसे देख लीजिए, संसद का संरचना जो होता है क्या समझते हैं? लोकसभा को आप क्या कहते हैं? लोअर हाउस। ये क्या है? टेम्परोरी है, अस्थाई है। हो गया ना, लोकसभा अध्यक्ष हो गया। दूसरा जो है से क्या है? राज्यसभा है। इसको क्या कहें? लोअर हाउस। तो ये कहें क्या, हम थोड़ी कह रहे हैं, ये जो है से अपर हाउस है। इसको टेम्परोरी का, तो ये क्या हो जाएगा? सारा चीज तो जितना आपको क्रीम चीज है सब इतने पढ़िएगा, इतने याद रखिएगा, तो कोई किताब रखिएगा टेक्स्ट तो दिमाग खुलने रहे। जो जो चीज जहां से हम क्वेश्चन ले लिए हैं। इधर जो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब मिलके ये संसद का क्या है? संरचना है। समझ में? ये अलग से पढ़ेंगे हम लोग, ये पढ़ेंगे, सब चैप्टर है पढ़ेंगे। ये जो है कंपोजिशन है, कंपोजिशंस ऑफ अपर हाउस, मतलब राज्यसभा का संगठन। अपर हाउस नहीं तो जानते हैं 250 से अधिक न होगा, अभी 245 है। ये जो है से लोअर हाउस का है, सॉरी, कंपोजिशन ऑफ ये 552 से नहीं होगा, अभी 545 पर चल रहा है। अब क्या कहे, सारा कुछ आपको कर दिए। 10 तो वही गया है इसी करीब में, और जो मिलेगा ये सब देखते रहिए और ईमानदारी से देखिए। जब आपके साथ हम ईमानदारी से जुड़े हुए हैं, कितना तो एक क्वेश्चन में 5, 7, 8 कर रहे हैं, और 100 क्वेश्चन माने हर सब्जेक्ट में 10-10 का है। इतिहास में तो ज़्यादा है, 17-18 है, ठीक है। तो आपको अगर पॉलिटी के लिए तो 10, 11 या 12 है बना हुआ, तो 12 का मतलब 10 से 120 क्वेश्चन है। 120 में 5 से गुना कीजिए,
तो 600 क्वेश्चन है जो बोलते हैं एक्स्ट्रा में, तो कितना आपका तो रोजी रोटी यही से अगर समझ रहे हैं तो चल जाएगा। तो इससे क्या होगा ना होगा तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन समझने का आपको दिमाग जरूर खुल जाएगा। जहाँ कई टॉपिक है वहाँ का क्वेश्चन प्रीवियस रखिए सामने, और जो बोल रहे हैं उसको तो बस रिकॉर्डेड है, सुनिए और देखिए क्या नहीं सॉल्व होता है। और ज़्यादा अभी तत्काल क्या कहें, आज जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो इससे और भी बातें अधिक होगी। थैंक यू।